ओके ओके, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दिस इज दुर्गेश कुमार शर्मा, हिंदी एजुकेटर फ्रॉम स्टडी आईक्यू, और आप सभी का हमारे इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि यहाँ पर कौन सी सीरीज बार हम यहाँ पर चला रहे हैं। और इस सीरीज बार में हम आ पहुंचे मेरे प्यारे दोस्तों आर्ट एंड कल्चर के अगले पड़ाव पे, और आपको पहले ही क्लियर है कि इसका क्लास 1 हमने ऑलरेडी डन कर लिया है। उसे भी आप देखना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ हम आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न टाइम के आर्ट एंड कल्चर को पढ़ रहे हैं। इसके पहले जो एंशियंट का पूरा पार्ट था वो कंप्लीट कराया गया, उसे भी आप एक बार क्या करिएगा, जाकर देखिएगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पर मिडाइवल का भी पूरा पार्ट कंप्लीट कराया गया। वन शॉट है इन वन वीडियो, एक वीडियो में पूरी क्लास आपको मिल जाएगी, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसी से लिंक करता हुआ हम आप पहुंचे मॉडर्न टाइम पे, जिसकी क्लास 1 हमने ऑलरेडी डन कर लिया है। और आज हम बात करें क्लास 2 की। क्लास 1 की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्लास 1 में हमने आपका पुर्तगाली प्रभाव पढ़ा और फ्रांसीसी प्रभाव हमने देखा कि किस प्रकार से वास्तुकला में पुर्तगाली प्रभाव था, कौन कौन सी नई चीजें भारत में उन्होंने बनाया, कौन कौन सी नई चीजें उन्होंने किया। और साथ ही साथ हमने फ्रांसीसी प्रभाव को भी देखा, फिर चाहे वो माहे हो, कराईकल हो, आपका ये सारी चीजें हमने, यनम हो, ये जो छोटे छोटे सिटी है इनका भी निर्माण पुर्तगाली और आपके फ्रांसीसी समय पर देखने को मिला था। इस चीज को आप क्लास 1 में बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। हम पहुंचते क्लास 2 में, आप देखिएगा यहाँ पर बहुत प्यारा सा थंबनेल बना हुआ है जिसमें से हम पढ़ेंगे अंग्रेजी प्रभाव। और इस अंग्रेजी प्रभाव में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या होता है आपका इंडो गॉथिक शैली और क्या होता है आपका नव रोमन शैली, ये दोनों के बारे में हम जानकारी लेंगे। पहले हम पढ़ेंगे अंग्रेजी प्रभाव, अंग्रेजी प्रभाव से ही जुड़ी हुई चीजें हम चलेंगे आपके इंडो गॉथिक में, और चलेंगे हम नव रोमन शैली में चलेंगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि सेशन को फटाफट तरीके से आप क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए जल्दी से, अच्छे बच्चों की तरह। हो सके तो वीडियो के लिंक को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे और अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिलती चली जाएंगी। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं कि आपको इसकी पीडीएफ ऑन टाइम मिलती रहे, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है, मेरे प्यारे दोस्तों, उस चैनल का नाम है हिंदी बाय दुर्गेश। क्या नाम है? हिंदी बाय दुर्गेश मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप स्टडी आईक्यू का पीएससी वाला टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर भी इसकी लिंक और पीडीएफ ऑन टाइम आपको मिल जाएगी। अच्छा, पीडीएफ और लिंक के अलावा भी जो सबसे मजेदार बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि यहां पर ना केवल इस क्लास की बल्कि जितने भी स्टडी आईक्यू के पीसीएस वाले चैनल पे या बिहार पीएससी वाले में, उत्तर प्रदेश वाले में, मध्य प्रदेश वाले में, असम वाले में, पंजाब वाले में, हरियाणा वाले में, जितने भी आपके चैनल चल रहे हैं उन सभी की अपडेट आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, अगर आप सेपरेटली अपने स्टेट का पढ़ना चाह रहे हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, पंजाब से हो, मध्य प्रदेश से हो, झारखंड से हो, असम से हो, कहीं से भी हो, सबका अपना सेपरेटली यूट्यूब चैनल है और एक ये मेन चैनल भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अगर सेपरेटली आपको पढ़ना है तो आप उस चैनल पर भी जा सकते हैं और बढ़िया अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और एक जुड़ने का मौका, आपका हमारे साथ जुड़ने का जो मौका यहाँ पर है वो बहुत बढ़िया है। ये एक बैच लाया गया है जिस बैच का नाम है फाउंडेशन निश्चय बैच 11। कौन सा लॉन्च किया गया? फाउंडेशन निश्चय बैच 11 लॉन्च किया गया, जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के तहत आपको मिल रहा है, जिसमें आपको प्रीलिम्स के पूरे कोर्स कंप्लीट कराए जाएंगे, मेंस के पूरे कोर्स कंप्लीट कराए जाएंगे और साथ ही साथ इंटरव्यू की गाइडेंस दी जाएगी। और ये सब कुछ, मतलब पूरा प्रीलिम्स की बात करें, पूरे मेंस की बात करें, इंटरव्यू की गाइडेंस की बात करें, तो ये सारी की सारी चीजें मात्र आपको मिल रही है 9,999 रुपए में, जिसमें आपको सिर्फ डीके लाइव कूपन कोड यूज करना है। और आपको ये ऑफर क्या हो जाएगा, बहुत जल्द और बहुत टाइम पे मिल जाएगा, जिसकी वैलिडिटी जो है आज अंतिम तारीख है, यानी कि 15 अप्रैल आज अंतिम डेट है। और ये कोर्स फिर अपने एक्चुअल प्राइस में पहुंच जाएगा, तो फटाफट परचेस कर लीजिए। अब बात करेंगे सर कितने वैलिडिटी की बात हो रही है, तो इसमें जो वैलिडिटी मिल रही है आपको, ये पूरे के पूरे 24 मंथ्स यानी कि 2 ईयर्स की वैलिडिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। कितने? 2 ईयर की, 2 साल की वैलिडिटी मिल रहा है आपको। और 2 साल में आप एन नंबर ऑफ टाइम प्रीलिम्स का वीडियो जो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं।
आप अगर लाइव नहीं भी देख पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जिसको आप 1 2 3 जितने बार आपका मन करे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, ये बैच स्टार्ट होने वाला है 16 अप्रैल से। लेट मी शो यू। हाँ, ये जो बैच है 16 अप्रैल से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी टाइमिंग है मॉर्निंग में 8 AM पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप क्लास में बार बार करोगे, अगर आप इसको लाइव नहीं देख पा रहे तो रिकॉर्डेड आप इसको देख सकते हो n नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। ये बहुत अच्छी इसकी क्या है आपकी यहां पर इसके बारे में बताया गया। अब हम चलते हैं सीधे अंग्रेजी प्रभाव की तरफ और फिर हम पढ़ेंगे इंडो गोथिक शैली और नव रोमन शैली के बारे में। और फिर जैसा कि हमने बताया था कि लास्ट क्लास में हमने 2 ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ा था, एक जेम्स प्रिंसेप थे और सर कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उनके बारे में पढ़ा था। ऐसे आज और 3 के बारे में मैं आपको लास्ट में क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम बात करें आधुनिक वास्तुकला की बात करें तो यहां पर जो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि चूंकि फ्रांसीसी आए थे, फ्रांसीसी के बाद पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद फ्रांसीसी और फ्रांसीसियों के बाद अंग्रेजों का आगमन शुरू हो गया था और यहां से अंग्रेज हमारे लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट आते थे। क्या ये अपने साथ कुछ नई चीजें बनाए? बिल्कुल नई चीजें बनाए, कुछ ऐसी चीजें बना के गए जो हमें आज भी हम उनका उपयोग प्रयोग करते हैं, चाहे वह प्रशासनिक रूप से हो या टूरिज्म पर्पस से हो, हम उनका प्रयोग बहुत ज्यादा करते नजर आते हैं। जैसे यहां पर पहला पॉइंट लिखकर निकल के आता है, क्या लिखा है कि अंग्रेज अपने साथ वास्तुकला की गॉथिक शैली ले आए थे। क्या लेकर आए थे? गॉथिक शैली ले आए थे। अब ये गॉथिक शैली क्या होता है मैं आपको भी 1 मिनट में क्लियर करता हूं। गॉथिक शैली क्या था, फिर यहां पे क्या लिखा है कि यह भारतीय वास्तुकला के साथ मिल गई और इसकी परिणति क्या हुई कि वास्तुकला की इंडो गॉथिक शैली में बदल गई। इंडो शैली तो आपको पता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था इंडो इस्लामिक शैली पढ़ाया था, जब प्राचीन काल की जो शैली थी उसमें जब उसको मिला दिया गया था आपके फारसी शैली को, तो इंडो इस्लामिक शैली क्रिएट हुई थी, जो हम मुगल काल पे पढ़े थे और दिल्ली सल्तनत काल में हमने देखा था। इसी प्रकार से प्राचीन जो शैली थी हमारी दुर्ग बनाने के या किला बनाने के, स्मारक बनाने के या मंदिर बनाने के, उसी शैली को उठाकर उन्होंने एक नई शैली को जोड़ा, गॉथिक शैली, और क्या बन गया हुआ इंडो गॉथिक शैली में परिवर्तित हो गई। अब इसका सबसे बढ़िया मजेदार बात क्या आता है कि जब 1911 के पश्चात नव रोमन स्थापत्य कला के रूप में ज्ञात वास्तुकला की एक नई शैली उभरी। ज्ञात वास्तुकला, एक हमने कल की क्लास में पढ़ा था अज्ञात वास्तुकला, एक हम पढ़ते हैं ज्ञात वास्तुकला। अब कहानी निकल के आती है कि सबसे पहले कि भाई ये गॉथिक शैली क्या थी और किस प्रकार से ये हमारे साथ काम करती है और किस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बात निकल के आता है कि आपकी गॉथिक शैली क्या थी। अगर गॉथिक शैली के मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ऐसा कहा जाता है कि इसका जो जन्म हुआ था, इस शैली का जो स्थापना की गई है, शैली जब आई तो 12वीं सदी के मध्य में कहां जन्मी थी? फ्रांस में जन्मी थी। और इस शैली जो गॉथिक शैली थी इसकी मैं विशेषता आपको बताऊंगा कि जब किसी इमारत का निर्माण किया जाता है तो उसमें इंडो गॉथिक शैली की क्या क्या पहचान होती है उसकी विशेषता पर देखेंगे। अब ये जो शैली थी इंडो गॉथिक शैली जो थी, इंडो गॉथिक शैली कहां से विकसित हुई, मतलब किससे इसका उद्भव हुआ था? तो यह शैली थी आपका रोमनेस्क वास्तुकला से। इस शैली का विकास कहां से हुआ? रोमनेस्क वास्तुकला कहां से? रोमनेस्क वास्तुकला से इसकी क्या देखने को मिलता है? इसका उद्भव देखने को मिलता है। किसका? गॉथिक शैली का। अब गॉथिक शैली क्या है तो ये कुछ विशेषताएं पढ़ते, जैसे यहां पर लिखा हुआ है इंडो गॉथिक शैली, तो पॉइंट लिखा है कि विक्टोरियन शैली के रूप में ज्ञात यह वास्तुकला भारतीय, फारसी और गॉथिक शैली का अनूठा मिश्रण थी। इंडो गॉथिक शैली की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से। इंडो गॉथिक शैली में क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलेंगी? 3 विशेषता यहां पर है, बाकी विशेषताएं नेक्स्ट स्लाइड पे है। अब इसको देखिए, ये जो इमारत दिख रहा है आपको, ये शायद आप बहुत अच्छे जानते होंगे, ये विक्टोरिया है। ये विक्टोरिया महल कह लीजिए जो कलकत्ता में है। कहां पर है? कलकत्ता में स्थित है ये विक्टोरिया महल जो कलकत्ता में है। तो ये जो आप देख रहे हैं इमारत, ये इमारत जो है यह इंडो गॉथिक शैली पे बनी हुई एक नायाब दृश्य है, नायाब
इमारत है जिसमें क्या क्या विशेषताएं होती है, तो क्या लिखा है कि इसमें निर्माण बहुत विशाल और अपने क्रियान्वयन में विस्तृत थे। ये इसके निर्माण क्या होते बहुत विशाल हुआ करते थे, और इसके जो बिल्डिंग हुआ करती थी, जो इमारतें हुआ करती थी, उसके आसपास बहुत विशाल रूप से इसको फैलाया जाता था। मतलब दूर दूर इसके क्या गार्डन बनाए जाते थे। दूसरा कोई छोटे से कोई कह सकते हो छोटे छोटे घर बना दिए गए हो इससे जुड़े हुए, सब महल कह सकते हो आप। तो एक मुख्य होते थे, इसके चारों तरफ बहुत विशाल रूप से फैला हुआ इसका जो विस्तृत भाग था बहुत बहुत होता था। तो यही कहा गया कि इंडो गॉथिक शैली में सबसे पहले आता है कि इसमें जो निर्माण होता है बहुत विशाल, और अपने क्रियान्वयन में क्या होते थे ये बहुत विस्तृत हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े तरीके से बनाए जाते थे। और साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया कि इसमें जो है इंडो इस्लामिक निर्माण कार्यों की अपेक्षा दीवारें पतली थी। इंडो इस्लामिक में दीवारें क्या होती थी, बहुत मोटी मोटी पत्थरों की दीवारें बनाई जाती थी, चट्टानों बहुत बड़े बड़े पत्थरों को काट कर, ताकि धूप और गर्मी से बचाया जा सके, अंदर का एटमॉस्फेयर ठंडा रखा जा सके, इसलिए वहां की दीवारें बहुत मोटी मोटी हुआ करती थी। आज भी आप इंडो इस्लामिक का उदाहरण देख लीजिए, आप ताजमहल घूम लीजिए, आप कुतुब मीनार घूम लीजिए, आप फतेहपुर सीकरी घूम लीजिए, आप आगरा का किला घूम लीजिए, आप दिल्ली के कोई भी किला घूम लीजिए, कोई भी किला, दिल्ली का कोई भी किला चले जाए, वो किसकी दीवारें बहुत मोटी मोटी, मतलब 20 से 22 इंच की दीवारें होती थी। तो इन्होंने क्या किया, इंडो गॉथिक शैली ने बस उनको उन दीवारों को क्या कर दिया, पतली कर दिया था। जैसे आज के जो घर बनते हैं, आज के घर के दीवार, आज की घर की दीवार तो अब 1 ईंट की बनती हैं, है ना। अब तो एकदम रिसेंट 2025 की बात करें तो 1 ईंट की दीवारें यहाँ पर क्या होती है, बनाई जाती है। तो ये भी एक उदाहरण हो सकता है, ये भी एक देखने को मिल सकता है हमको। साथ ही साथ यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर क्या आता है कि इंडो इस्लामिक युग के, जो इंडो इस्लामिक युग था, मतलब जो दिल्ली सल्तनत का था, जो मुगल काल के युग की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है। इंडो इस्लामिक युग के वक्राकार मेहराबों के विपरीत यहाँ मेहराब नुकीले थे। मेहराब का मतलब ये जो ऊपर, ये बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ये जो माफ करेंगे, इसकी बात कर रहा हूं मैं। मेहराब का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था 2 चीजें था। एक लिंटल पढ़ाया था आपको कि छतें या दीवार कैसे होंगे, ऐसे होंगे। हमारे घर के दरवाजे होते ना, हमारे घर के दरवाजे ऐसे होते ना। और इंडो इस्लामिक में कैसे बनाए जाते थे, मेहराब द्वारा ऐसे बनाया जाता था, ये ऐसे आप देखिएगा, ऐसे मिलते हैं आपको, कोई भी किला देखिएगा उसके दरवाजे ऐसे मिलते हैं आपको, यही था। तो ये तो आपका लिंटल हो गया, ये आपका मेहराबदार हो गया। अब इसी को क्या कर दीजिए, इसी को थोड़ा सा तिकोना कर दीजिए। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आप क्या कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, यहां पर ऐसे थोड़ा सा कोनादार कर दीजिए, ये कोनादार कर दीजिए, ऐसे ये कोनादार कर दीजिए। तो ये हो जाता है आपका, ये मेहराबदार क्या किए गए, नुकीले कर दिए गए। यहीं पे लिखा है इंडो इस्लामिक युग के जो वक्राकार मेहराबों के विपरीत यहाँ के जो मेहराब थे ये नुकीले हुआ करते थे। मतलब ये जो खिड़की दरवाजे दिख रहे हैं ये नुकीले थोड़े से बनाए जाते थे। नुकीले का मतलब ये है, अब इसको ध्यान से देखो, अब देखो ये जो बनाया गया है, अगर मैं आपको ध्यान से देखूं तो ये जो मेहराबदार बनाया गया है, ये गोल नहीं बनाया गया, यहाँ पर नुकीला कर दिया गया, यहाँ पर नुकीला कर दिया गया। अगर ये देखो, लेकिन यहाँ पर देखो, ये देखो ये पूरा गोल है, आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरा मेहराब, पूरा प्रॉपर मेहराब बनाया गया है। आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा प्रॉपर मेहराब बनाया गया है। लेकिन ये जो दरवाजे थे यहाँ पर क्या किया गया, नुकीला कर दिया गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दरवाजा नुकीला दिखेगा, ये ऐसे ऐसे और फिर ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये नुकीले बनाए जाते थे, जो मेहराब हुआ करते थे कैसे बनाए जाते थे, नुकीले बनाए जाते थे। तो यहाँ पे लिखा मेहराब कैसे होते थे, नुकीले हुआ करते थे। ये एक थोड़ा सा चेंजेस आया इंडो इस्लामिक से, क्योंकि मध्यकाल में आपका इंडो इस्लामिक की काफी चर्चा थी और इंडो इस्लामिक में सारी चीजें बनती थी। तो इसी को क्या किया थे, जब अंग्रेज आए तो इन्होंने गॉथिक शैली में थोड़ा में चेंज किया, और चेंज करने पे क्या क्या चीजें बदलाव आई मैं आपको बता दूं। पहले दीवारें पतली कर दिया इन्होंने, और साथ ही साथ जो मेहराब थे उसको थोड़े से नुकीले कर दिए, गोल की बजाय, गुंबद बनाने की बजाय। एक चीज, अच्छा आगे क्या किया इन्होंने, नेक्स्ट क्या किया कि विक्टोरियन शैली की एक अनूठी विशेषता विशाल खिड़कियों का उपयोग भी था। इन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी खिड़कियों को क्या दिया, प्राथमिकता दिया। इन्होंने बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई। आप इसमें इस महल को अगर रियल में देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी आपको यहाँ पर खिड़कियां देखने को मिलेंगी। बड़ी बड़ी क्या किया गया, खिड़कियों का निर्माण किया। अब थोड़ा सा ये, इसको मैं और बड़ा इमेज दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा बड़ा इमेज में और क्लियर हो जाएगा, और क्लियरली आप इसको क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। ये लीजिए, देखिए
अब यहां पर इस इमेज को देखिए, तो ये जो है ये आपका विक्टोरिया महल है कोलकाता का। इसमें देखिए बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई गई। खिड़कियों पर कैसे संरचना क्या थी, बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई जाती थी। यहाँ पर कहीं भी देखेंगे सभी जगह खिड़कियां क्या होती थी, बड़ी बड़ी बनाई जाती थी। यही लिखा कि विक्टोरियन शैली की एक अनूठी विशेषता यह थी कि विशाल खिड़कियों का उपयोग किया जाता था। आप चाहे इसको देख लीजिए, यहाँ पर मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया देख लीजिए, चाहे आप विक्टोरियन महल देख लीजिए, इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियों का निर्माण किया जाता था। साथ ही में क्या लिखा गया कि चर्चा की क्रूसीफाइड भूमि योजना थी। चर्चा की क्रूसीफाइड भूमि योजना थी। अब क्वेश्चन ये है कि क्रूसीफाइड क्या था। तो क्रूसीफाइड का मतलब होता है कि जो यीशु थे, यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाना, जो जब वो क्रूस पर कील वील ठोक के क्रूस पर चढ़ाए थे, तो उसको कहा जाता था क्रूसीफाइड। और क्रूसीफाइड भूमि योजना, उस समय कुछ भूमि चिन्हित की गई थी, उसके आधार पर यहाँ पर क्या थी, ये योजना थी कौन सी, इस चीज को बनाने की। फिर आता है कि इसमें जो था ब्रिटेन की उन्नत संरचनात्मक इंजीनियरिंग के मानकों का पालन किया गया था। इस्पात, लौह और ढाले गए कंक्रीट का उपयोग किया जाना आरंभ किया गया था। तो ये चीज इंडो गॉथिक शैली में आपको देखने को मिलती है। अब कल की क्लास में मैंने आपको बताया था आइबेरियन शैली पढ़ाया था, आपको याद होगा आइबेरियन शैली कल की क्लास में पढ़ाया था, आंगन ग्रहों की बात की गई थी हमने। तो आइबेरियन शैली और इंडो गॉथिक शैली में डिफरेंस क्या था, क्या अंतर था, उसको समझिए। क्या ये दोनों शैली एक थी या दोनों शैलियां अलग अलग थी? तो आइए देखिए, दोनों शैलियां एक नहीं थी, दोनों शैलियों में काफी अंतर आता है। तो एक आइबेरियन शैली जो किस समय जन्मी थी, आपके पुर्तगाल के समय जन्मी थी। तो देखिए आइबेरियन शैली जो पुर्तगाली प्रभाव थी, और गॉथिक शैली जो एक अंग्रेजी प्रभाव था। कैसा प्रभाव? अंग्रेजी प्रभाव था, है कि नहीं। अब देखिए नंबर 1 यहां पे निकल के आता है, नंबर 1 पॉइंट की प्रयुक्त सामग्री क्या क्या यूज करते थे। आइबेरियन शैली पुर्तगाली क्या क्या यूज करते थे, तो यहां पर लिखा हुआ है कि पुर्तगालियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली मुख्य निर्माण सामग्री ईंटें थी। वह ईंटों का प्रयोग करते थे और छतों और सीढ़ियों के लिए लकड़ियों का उपयोग किया करते थे। वहीं पर अगर हम इनकी बात करें अंग्रेजों की, तो ये क्या यूज करते थे, तो मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग करते थे ये, ठीक है, और मोटे चूना पत्थर का क्या करते थे, उपयोग किया करते थे इनको जोड़ने में, ज्वाइंट करने में, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आता है, इनकी संरचनात्मक आपकी कैसी थी, इनकी संरचना कैसी थी, क्या अलग अलग थी या एक जैसी थी। तो इनकी संरचना की हम बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इनकी संरचना की बात करेंगे तो पुर्तगालियों ने अपनी पश्चिमी परंपराओं को जारी रखा और किसी भी संरचनात्मक विविधता का प्रारंभ नहीं किया। मतलब ऐसा कोई भी नई चीजें नहीं बनाई, जो चीज वहां पर वो बनाते थे वेस्टर्न में जहां वो रहते थे, वही चीज उन्होंने भारत में भी आके बनाया, कोई नई चीज अपनाई नहीं। लेकिन अगर अंग्रेजों की बात करें तो हो सकता है कुछ नया किया हो। तो देखिए अंग्रेजों ने वास्तुकला की इंडो गॉथिक शैली को उत्कर्ष पर पहुंचाते हुए भारतीय रूपांकनों और शैलियों को अपनाया। देखिए इन्होंने चेंजेस किया, इन्होंने इंडो इस्लामिक शैली में ही कुछ ना कुछ क्या कर दिया, फेर बदल कर दिया, और इस वजह से उनकी जो शैली थी, इनकी जो वास्तुकलाएं थी, बहुत नायाब निकल कर आई और लोगों को काफी पसंद भी आया। तो इन्होंने क्या किया, अपने संरचना में भारत में आकर बदलाव किया। लेकिन जो पुर्तगाली थे ये वहां पर भी वही शैली अपनाते थे, और इंडिया में भी उन्होंने गोवा में या माहे में जो भी आसपास की चीजें थी उन्होंने वही चीज बनाई जो वहां पर बनाते थे। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं लाया, या इंडिया की कोई भी कल्चर को अपनाया नहीं, या इंडिया की कोई भी कल्चर में चेंजेस नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने बस एज इट इज लाया और अपनी शैली को बना दिया। लेकिन वहीं पे अंग्रेज आते हैं, इंडिया शैली उठाते और इंडियन शैली को क्या करते, थोड़ा सा मॉडिफाई करते, और मॉडिफाई करके अपनी शैली को वहां पर लगाते और एक नया स्ट्रक्चर तैयार कर देते थे। ये था इनकी बहुत फेमस बातें, किनकी, आपकी गॉथिक शैली की, ठीक है। जो अभी जुड़े हैं फिर से मैं बता दूं, यहां पर द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल लॉन्च कर दिया गया, जिसकी अंतिम तारीख आज है मेरे दोस्तों। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि फाउंडेशन निशा बैच 11 जिसमें प्री और मेंस दोनों एक साथ मिल रहे हैं आपको मात्र 9,999 रुपए में। आपको सिर्फ क्या करना है, डीके लाइव कूपन कोड यूज करना है, और ये जो प्राइस राशि आपकी 9,999 रुपए हो जाएगी, और आप कोर्स को फटाफट परचेस कर लेंगे। और कैसे परचेस करना है ये एट द एंड ऑफ द क्लास में आपको बताने वाला हूं। अच्छा बस इतना बता देता हूं कि इसकी जो वैलिडिटी है, ये इसकी वैलिडिटी पूरे के पूरे 24 मंथ्स रखी गई है। कितनी रखी गई, 24 मंथ, 24 मंथ इसकी वैलिडिटी बताई गई है। 2 साल की वैलिडिटी है। इंटरव्यू की गाइडेंस भी हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, बहुत सारी चीजें। आप कोर्स तो परचेस तो कीजिए, मजा आ जाएगा पढ़ने में हमारे साथ। चलिए अब आता है इंडो गॉथिक शैली के बाद
नव रोमन शैली की हम बात करते हैं कि नव रोमन शैली क्या थी और किस प्रकार से ये हमारे लिए हेल्पफुल थी, किस प्रकार से हमारे लिए काम करती थी। तो नव रोमन शैली के बारे में भी हम जानकारी में रखते हैं और चीजों को देखने का प्रयास करते हैं कि नव रोमन शैली क्या थी और कितनी इंपॉर्टेंट थी। नव रोमन शैली की बात करेंगे तो देखिए यहां पे लिखा है कि 1911 के उपरांत 1911 के बाद अंग्रेजी राज द्वारा करवाए गए निर्माण जो थे नव रोमन शैली या नव शास्त्रीय शैली के अनुसार करवाए गए थे। नव रोमन शैली थे या नव शास्त्रीय शैली के अंतर्गत क्या किए गए थे, बनवाए गए थे, जिसमें क्या कहा गया था, आपका एडविन लुटियन और आपका हर्बर्ट बेकर द्वारा की गई नई दिल्ली की वास्तुकला इस शैली की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण में से एक थी। आप जिसको देख रहे हैं ये नई दिल्ली का बनाया गया स्थान है, नई दिल्ली जिसको एडवर्ड लुटियन ने बनाया था। नई दिल्ली की वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण निकलकर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपकी नई दिल्ली में जिनको किनके द्वारा बनवाया गया था, किस वास्तुविद ने बनाया था, ये बनाया था एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने। इसको देख रहे हैं या और आप इमेज देख लीजिए, आप ये कुछ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज जैसे आप ये देख रहे हैं, ये नई दिल्ली का एक नमूना है जिसको एडवर्ड ने बनवाया था। किसने, आपका एडविन लुटियन ने बनवाया था और हार्वर्ड बेकर ने बनाया था। ये चीज आप देख सकते हैं, ये नई दिल्ली का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर किनके द्वारा बनवाया गया था, ये इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था, हार्वर्ड बेकर और एडविन लुटियन के द्वारा। यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ सकता है कि नई दिल्ली का पहला स्ट्रक्चर किसने रखा था, तो ये स्ट्रक्चर रखने वाले व्यक्ति कौन थे, एडविन लुटियन और आपका हार्वर्ड बेकर थे। अच्छा, यहां पर आता है नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखिएगा तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर निकल के आता है कि इसे प्रायः हिंदुस्तान के रोम के रूप में वर्णित किया जाता है। इसे प्रायः मतलब ये जो नई दिल्ली है इसको किसके रूप में वर्णित किया जाता है, हिंदुस्तान के रोम के रूप में वर्णित किया जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान के रोम के रूप में भारत के किस स्थान को वर्णित किया जाता है, तो ये है आपका नई दिल्ली है। किसको कहा गया है, नई दिल्ली को कहा गया है। क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं नव रोमन शैली। देखिए नव रोमन शैली पढ़े, अब इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। नव रोमन शैली की क्या क्या विशेषताएं यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो हम आपके साथ शेयर करने वाले, जानने वाले, जानकारी रखने वाले हैं। अब इधर देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको निकल कर आ जाएंगी, कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। हाँ, जिसमें इस चरण की विशेषताएं निम्न प्रकार से है। कौन सी, आपके नव रोमन शैली की क्या क्या विशेषताएं। सबसे पहला आता है कि इसमें निर्माण जो है नाम रहित, अज्ञातकृत तथा बिना किसी रुचिकर विशेषताओं वाले होते थे। याद रखिएगा, मतलब नाम रहित होते थे। ये महलों का कोई नाम नहीं हुआ करता था, बस बना दिए गए थे, तो अज्ञातकृत हुआ करता था। और क्या लिखा है कि बिना किसी रुचिकर विशेषताओं वाले होते थे, मतलब इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता था, बस हो गया ठीक है बना दिया गया है, हमें अच्छा लगा तो हम बना दिए, मतलब कोई इंटरेस्ट लेके नहीं बनाए जाते थे। तो ये था इसकी विशेषता नव रोमन शैली की। दूसरा क्या निकल के आता है कि यह वास्तुकला की सभी शैलियों का संगम था। यह जो था सभी वास्तुकला के, चाहे आप इंडियन शैली ले लीजिए, फिर आप फारसी शैली ले लीजिए, इंडो इस्लामिक शैली ले लीजिए, आप मेहराबदार ले लीजिए, आप लिंटन ले लीजिए, है ना, आप इंडो गॉथिक ले लीजिए, तो ये आप आइबेरियन शैली ले लीजिए, तो ये सभी का मिला जुला रूप कौन था, आपका नव रोमन शैली निकल कर आ जाता है। फिर लिखा है जिस कारण इस शैली में क्या था, आपका संकुलन और कलात्मक अभिव्यक्ति के अवसर संकीर्ण थे। इसमें कुछ भी इंटरेस्ट से नहीं बनाया गया, तो ठीक है भाई, सब कुछ छोटे छोटे लेवल पे बनाए जाते थे। अब जैसे इंडो गॉथिक हमने देखा तो अंग्रेजों ने काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया और इससे एक विक्टोरियल महल निकल कर आया बहुत बड़े लेवल पे, और द गेटवे ऑफ इंडिया निकल कर आया। लेकिन अब नव रोमन शैली में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है बनाना है बस बना दिया हमने, तो ये चीज यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर जो कलात्मक अभिव्यक्ति थे वो कैसे दिखते थे, आपके संकीर्ण दिखते थे। और क्या निकल के आता है कि निर्माण कार्य के संकर प्रकृति के कारण, संकर मतलब जब दो अलग अलग चीजें एक साथ मिल जाए, संकर मतलब जब दो अलग अलग चीजें एक साथ मिल जाए तो संकर कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है संकर प्रकृति के कारण इसमें सादगी, आधुनिकता और उपयोगिता के अत्यधिक समझौता किया गया था। मतलब इसमें कोई अपने को मॉडर्न नहीं दिखा, इसमें कुछ चीज, जो चीज रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो चीज भी इन्होंने नहीं बनाई, और इसमें सादगी, बहुत सिंपल सा बनाने का प्रयास किया, बस ठीक है घर जैसा बनाने का प्रयास किया था। तो ये नव रोमन शैली की विशेषताएं थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इमेज जो नव रोमन शैली में आपको देखने को मिलता है, ये जो इमेज है आपका सर्वोच्च न्यायालय का है, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का इमेज है जो बहुत प्राचीन है ना। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यहीं पे था जो नव रोमन शैली पे बनाया गया था। और इसके बाद रोमन शैली में आता है कि इसमें और चीजें थी, ये आपका
सर्वोच्च न्यायालय जो था, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा था, ये सर्कल बनाया करते थे, सर्कल रुमा बनाया करते थे। यहीं पे लिखा है यहाँ पर कि वृत्तीय भवनों पर अधिक ध्यान दिया गया था, मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर था वो सर्कल रूप में था। जैसे आप पुराना संसद देखेंगे तो ये सर्कल में है, आप सर्वोच्च न्यायालय देखेंगे तो वो सर्कल में बनाया गया पूरा स्ट्रक्चर। तो यही लिखा है कि वृत्तीय भवनों पर क्या किया था, अधिक ध्यान दिया गया था। और साथ ही साथ पश्चिमी वास्तुशिल्प डिजाइनों को साकार करने के लिए पाश्चात्य रूपांकनों का अत्यधिक प्रयोग किया गया था। सिर्फ यहां पर क्या किया था, वेस्टर्न कल्चर को क्या किया गया था, अपनाया गया था। जितना हो सके वेस्टर्न कल्चर को अपनाने का प्रयास यहां पर किया गया। और यह बताया गया कि भाई हमारे वेस्टर्न में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है, और हम वही चीज आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं कि हमारे यहाँ की कलाकृति कैसी थी और किस प्रकार से होनी चाहिए थी, वही चीज हम आपके भारत में भी बनाकर दे रहे हैं। ये एक्चुअली नव रोमन शैली का एक उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है और निकल कर आ जाता है। फिर निकल के आता है कि औंधे और ऊपर उठे हुए गुंबद की अवधारणा, औंधे और ऊपर उठे गुंबद की अवधारणा इसी चरण के दौरान प्रचलित की गई थी। ये आपका औंधे और ऊपर उठे गुंबद, ये वाला, ये गुंबद जो देख रहे हैं आप, एक तो उल्टा गुंबद है और ऊपर की ओर उठा हुआ गुंबद, ठीक है, इसी चरण के दौरान प्रचलित की गई। और इसे सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति भवन के शीर्ष पर देखा जा सकता है, ये चीज, ठीक है, राष्ट्रपति भवन के ऊपर देखा जा सकता है। ये चीज थोड़ा सा इसमें आपके नव रोमन शैली में देखने को मिलता है। ये इसकी कुछ विशेषताएं निकल कर आ जाती है कि इनकी कुछ विशेषताओं में हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और रख सकते हैं। ये सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात इसमें निकल कर आ जाती है। अच्छा, अब कुछ आधुनिक काल में कुछ महान लोग निकल के, जैसे मैंने आपको जेम्स प्रिंसेप के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको सर अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में कल पढ़ा था। ऐसे आज 3 के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है, आज 3 के बारे में और जानकारी हम लेंगे, 3 के बारे में और जानकारी के रूप में रखेंगे। जैसे यहां पर निकल के आता है, सबसे पहले निकल के आता है आपके महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण। ये महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण क्या था और ये क्यों इंपॉर्टेंट था, ये व्यक्ति कौन है? तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पूरे भारतीय महाद्वीप का सर्वेक्षण करने के लिए शुरू की गई परियोजना थी। ये जो सर्वेक्षण है यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वेक्षण करने के लिए शुरू की गई परियोजना थी। और 1802 में पैदल सेना के अधिकारी जो थे आपके विलियम लैम्बटन द्वारा इस क्या किया गया था, शुरू की गई थी। मतलब इस परियोजना, इस सर्वेक्षण की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम लैम्बटन के द्वारा शुरू की गई थी। वो कौन थे, 1802 में पैदल सेना के अधिकारी थे, उन्होंने इस सर्वेक्षण को क्या किया था, शुरू किया था और सफलता भी हासिल की थी। इसी तरीके से आगे निकल के आता है तो दूसरे व्यक्ति आपके जेम्स रेनल, दूसरे व्यक्ति कौन से हैं आपके, दूसरे व्यक्ति जेम्स रेनल। अब ये जेम्स रेनल कौन थे और ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं हमारे लिए जेम्स रेनल, थोड़ा इनके बारे में भी देखिए, जेम्स रेनल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों थे। अब जेम्स रेनल को देखिएगा तो जेम्स रेनल जिनका समय था 1742 से आपका 1830 तक, 1742 से लेकर 1830 तक था। अब ये कौन थे, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा वह एक अंग्रेज भूगोलवेत्ता थे और समुद्र विज्ञान के अग्रदूत थे। अब अग्रदूत थे तो इन्होंने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट इस मैप को देखो, ये जो मैप है ये बंगाल एटलस है, ये क्या है, बंगाल का एटलस है। पहली बार बंगाल का मैप बनाया गया था 1779 में, 1779 में बनाया गया था। और इस मैप को देखिए, ये है आपका भारत का पहला विस्तृत मानचित्र, ये है आपका भारत का पहला विस्तृत मानचित्र, भारत का पहला विस्तृत मानचित्र, जिसको कब बनाया गया था, 1783 पे बनाया गया था। तो ये दोनों मानचित्र बनाने का जो श्रेय जाता है ये जाता है आपका जेम्स रेनल को जाता है, जिन्होंने पहली बार आपके बंगाल एटलस का निर्माण किया 1779 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड भारत का पहला जो विस्तृत मानचित्र जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत का जो पहला विस्तृत मानचित्र आप इसको देख रहे हैं, इसका भी निर्माण किसने किया था, जेम्स रेनल ने किया था आपका 1783 में। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है नाम के साथ। तो भारत का पहला विस्तृत मानचित्र बनाने का श्रेय जेम्स रेनल को जाता है। जेम्स रेनल किस लिए जाने जाते हैं, वो इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वह एक भूगोलवेत्ता थे और समुद्र विज्ञान के अग्रदूत थे। साथ ही साथ उन्होंने बंगाल एटलस को 1779, क्योंकि कूट वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो वो आपको देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ भारत का पहला विस्तृत मानचित्र का भी निर्माण किया था। क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया।
ठीक है, तो ये हो गया आपके जेम्स रेनल हो जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट किरदार है, एक इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है जिनको आपको क्या करना है, याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप की तरह। और एक और के बात करते हैं, एक और के बारे में बात करते हैं, तो उसके पहले यहां पर आपके साथ एक बहुत प्यारा सा सेल्स शेयर करना चाहूंगा। मैं बार बार मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि अंतिम दिन है आज, 15 अप्रैल है, तो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो सेल है ये कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसके पहले इस कोर्स को आप परचेस कर लीजिए। फाउंडेशन निश्चय बैच 11 के नाम से बैच जाना जाता है, जिसमें प्री और मेंस दोनों एक साथ मिलेगा। मात्र 9,999 रुपए में आपको क्या करना है, डीके लाइव कूपन कोड यूज करना है। अब इस कोर्स को परचेस कैसे करना है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे लिखना है आपको स्टडी IQ PSC और सर्च कर देना, और पहले ही वाले भाग में जाके क्लिक कर दीजिएगा। आप देखिए ये आपके सामने पूरे स्क्रीन पे दिखेगा, देखिए फाउंडेशन निश्चय बैच 11। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, सभी स्टेट के लिए ये कोर्स लाया गया है, सभी स्टेट के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, आप देख सकते हैं बिहार है, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पंजाब है, सभी जगह ये कहीं ना कहीं बैच लॉन्च। देखिए ओडिशा में भी बैच लॉन्च किया गया है, हरियाणा में भी है, असम में भी है, पंजाब में भी है, जम्मू एंड कश्मीर में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, महाराष्ट्र में भी है, सभी जगह ये बैच क्या किया गया, लॉन्च कर दिया गया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल कि आप मेरे प्यारे दोस्तों बिहार से बिलोंग करते हैं या उत्तर प्रदेश से, तो आपने क्या करना है, उत्तर प्रदेश वाले भाग में क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, देखिए प्राइस राशि कितनी दिख रही है आपको, 16,999 रुपए दिख रहा है। आपको कुछ नहीं करना, बाय नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहां पर ऐड प्रोमो कोड है, ऐड प्रोमो कोड में कोई भी कोड यूज मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पे एंटर कीजिएगा डीके लाइव। क्या एंटर करिएगा, डीके लाइव एंटर कीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये जो यहां पे आप और अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे प्राइस राशि कितनी होगी, 9,999 रुपए हो जाती है। अब इसमें आपको प्रोवाइड क्या क्या कराया जाएगा, तो वी प्रोवाइड लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, क्लासेस, जीएस फाउंडेशन, सी सेट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रैक्टिस सेशन मिलेगा एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये सब कुछ आपको 24 मंथ्स के लिए मिलेगा। और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर सारी डिटेल मिल जाएंगी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, आपको कोई क्वेरीज हो तो आप हमको कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे। आप देखिए यहां पर देखिए 1000 प्लस आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर, आपका अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, क्रक्स नोट्स मिलेगा, 1-to-1 मेंटोरशिप, हैंड रिटन नोट्स, स्पेशल फोकस ऑन उत्तर प्रदेश, डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर मॉड्यूल आपको मिलेगा, सी सेट मिलेगा, आपको हिंदी मिलेगा, आपको ऐसे राइटिंग प्रोग्राम मिलेगा, सारी चीजें मिलेगा। आप हमारे मेंटोर को भी देख सकते हैं, यहाँ पर मेंटोर की भी डिटेल मिल जाएगी। बहुत सारी चीजें आपको एक ही छत पे मिलने वाली है। तो फास्ट कोर्स को जाके परचेज कीजिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले अच्छे बच्चों की तरह सेशन को क्या कर जाइएगा, लाइक कर जाइएगा, वीडियो के लिंक को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।